और यही वजह है कि आज जो मुस्लिम आबादी है वो न तो बीआरएस के पास जा रही है, न ओबीसी के पास जा रही है। ये सारे जितनी भी कुल मिला के तेलंगाना में माना जाता है कि 12.5 से 13% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जो कुल मिला के 45 लाख के करीब है। और 119 सीटों में 45 सीटों पे मुस्लिम आबादी डोमिनेंस रखती है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, जो ग्राउंड जीरो से सूचनाएं मिल रही है, वो बेहद चौंकाने वाला नतीजा ला सकता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को है, हम सब जानते हैं, और इसका नतीजा 3 दिसंबर को आने वाला है। जो भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, मतलब 4 राज्यों का चुनाव हो चुका है और एक जो तेलंगाना है उसका चुनाव 30 नवंबर को होगा, और सभी 5 राज्यों का जो नतीजा है वो 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन जो वहां से सूचनाएं आ रही है, जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही है, जो ओपिनियन पोल, जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, वो सब जिस ओर इशारा कर रहा है वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद इंटरेस्टिंग एक तरीके से खबरें पेश हो रही है। क्योंकि पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुई थी तो उस वक्त कांग्रेस को जुम्मा जुम्मा 2 दर्जन, कुल मिला के 2 दर्जन 20 से 22 सीटें कांग्रेस जीती थी। और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है, और सरकार बनाने के लिए 60 विधानसभा सीट होनी चाहिए। और इस बार जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके हिसाब से, जितने भी हमने 4-5 ओपिनियन पोल जो करती है एजेंसी, उसका हमने रिपोर्ट देखा, और उसके बाद जो हमने नतीजे पे पहुंचा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो सब इसी ओर इशारा कर रहा है। कोई 61 सीटें का दावा कर रहा है, कोई ओपिनियन पोल 68 सीटों का दावा कर रहा है, कोई ओपिनियन पोल 67 सीटों का दावा कर रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 83 से 84 सीटों का दावा कर रहा है कि कांग्रेस को इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 84-83 सीटें आ सकती है। ये एक बड़ा छलांग है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2018 में कांग्रेस मुश्किल से 20 से 21 सीटें तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन अचानक 5 साल के अंदर, ये तो 5 साल छोड़ दीजिए, अभी साल भर पहले भी कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी तेलंगाना में, इतनी मजबूत स्थिति। लोग कह रहे थे कि वहां पे जब 2023 में चुनाव होगा तो बीआरएस और बीजेपी टक्कर में होगी, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। पर आखिर क्या हुआ कि 6 महीना 7 महीना के अंदर ही कांग्रेस इतने व्यापक पैमाने पे जो अपना वोटिंग परसेंट है उसको गेन की है, जो लोगों में लोकप्रियता है उसमें अपनी जमीन बनाई है, पकड़ बनाई है। और अचानक इन कुछ महीनों में, चंद महीनों में कांग्रेस टक्कर में ही नहीं है, वो सरकार बनाने की हैसियत में है। आज वहां के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि सरकार अच्छी बहुमत से बनाए तो इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं होगी। पहले हम ये वजह जान लेते हैं कि आखिर इतनी जल्दी कांग्रेस का उभार तेलंगाना में कैसे हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी ने तेलंगाना को विशेष तौर पे फोकस किया, और उसी वक्त से तेलंगाना में एक तरह से कांग्रेस की जमीन पे पकड़ मजबूत होती चली गई। और जब कर्नाटका विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता तो कहीं न कहीं एक तरह से पुष्टि हो गई कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस ही मजबूत है, वही मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ता है, और वहां जो लोकप्रियता है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो कांग्रेस का है। क्योंकि कर्नाटका में सरकार बनाई है कांग्रेस, और तेलंगाना में फाइट में है, अच्छी एज के साथ मोमेंटम लिए हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पे जो कांग्रेस है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाल के दिनों में जो मोदी जी हैं, या फिर बीजेपी के और भी जो नेता हैं, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये लोग जो वहाँ
सभा करने जा रहे हैं तो इनको एक नहीं कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर हैं और लगातार वो हमला करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि केसीआर और मोदी जी मिले हुए हैं, और ये वास्तव में दिखता भी है क्योंकि दिल्ली लिकर स्कैम में केसीआर की जो बेटी है के कविता, उस पे ईडी और सीबीआई लगातार पिछले 2 महीनों से शिकंजा कसे हुआ था, लेकिन हाल के वक्त में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी लीकर स्कैम में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, लेकिन केसीआर की बेटी के कविता आज बाहर है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न होती है कि यदि केसीआर या मोदी जी मिले हुए नहीं हैं तो उस लिकर स्कैम में कई लोग सलाखों के पीछे हैं, पर केसीआर या उनकी बेटी के कविता या उनके साहजादे या फिर उनके जो भांजे हैं, ये सब बाहर घूम रहे हैं और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। और ये वाकई सच्चाई है कि कुछ वर्षों में, चंद वर्षों में केसीआर का पूरा परिवार, उनकी बेटी, उनके बेटा, उनका जो भांजा है, वो जिस तरीके से उनके दौलतों में चार चांद लगी हैं, ये अप्रत्याशित है। हैदराबाद में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाया गया है, आज हैदराबाद इन्वेस्टमेंट लाने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। वो पूरे देश से ही नहीं, पूरे विश्व से जितना हो सकता था उतना इन्वेस्टमेंट लाने में आज बेंगलोर से आगे निकल चुका है हैदराबाद। और कहीं न कहीं इसमें व्यापक पैमाने पे केसीआर या उनके परिवार के लोग पैसा बनाए हैं, और ये खबरें नीचे तक, जमीन तक पहुंच गई है। और इसी वजह से आज तेलंगाना के लोग भ्रष्टाचार को लेकर के त्रस्त हैं। वो कहीं न कहीं सरकार बदलने के मूड में है और केसीआर या बीआरएस के अगेंस्ट में व्यापक पैमाने पे एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना में है, और जिसका फायदा सीधे तौर पे कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों के बीच ये भी एक मैसेज गया है कि कहीं न कहीं केसीआर और मोदी जी मिले हुए हैं। जो बीआरएस है और जो भाजपा है, इसके बीच साठगांठ है। और इसी बीच एक और पार्टी एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पे भी ये आरोप लग रहा है कि वो एक तरफ बीजेपी से मिले हुए हैं, मतलब बीजेपी के बी टीम है, और दूसरे तरफ वो केसीआर से भी मिले हुए हैं। और इसीलिए वो 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है हैदराबाद के इर्द गिर्द, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वो चाहते तो और भी सीटों पे चुनाव लड़ सकते थे, न तो उनका संगठन इतनी कमजोर है और न ही उनकी लोकप्रियता इतनी कमतर है कि वो सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव लड़े। वो कहीं न कहीं बीजेपी से, बीआरएस से इस इक्वेशन को बिठाने में लगे हुए हैं कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है वहां हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और जहां बीआरएस का कैंडिडेट जीत रहा है वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। और यही सेम इक्वेशन चाहे वो बीआरएस हो या बीजेपी हो, बीजेपी भी ये देख रही है कि जहां एमआईएम के नेता जीत रहे हैं वहां हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, या फिर जहां बीआरएस का नेता खड़ा हो रहा है वहां हम एज ए बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। तो ये तीनों जो पार्टी है उसी को राहुल गांधी ने कहा है कि जैसे लग रहा है कि ये तीनों अमर अकबर एंथनी है। और एक जुमला और उन्होंने गढ़ा कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, मतलब एक ही जुमले में एक तरह से वो तीनों को लपेट लिया। ये तीनों जो एंटी इनकम्बेंसी की वोटें हैं, जो केसीआर या बीआरएस के शासनकाल विगत 10 वर्षों से नाराज हैं, ऐसा लग रहा था कि आज से 6 महीना पहले कि ये वोट कट के बीजेपी के पास जाएगा। लेकिन जिस तरीके से केसीआर बीजेपी के बीच नजदीकियों को लेकर के एक सरगर्मियां तेज हो गई है, उससे ये सारा वोट एंटी इनकम्बेंसी वाला कांग्रेस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। एक अंडर करंट है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद या फिर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद
की जो वस्तु स्थिति बनी थी, उसके बाद भी केसीआर और मोदी जी के बीच की नजदीकियों को लेकर के जो जमीन तक, नीचे तक, आम लोगों तक ये संदेश पहुंच गया है कि जो बीजेपी है वो कहीं न कहीं केसीआर से समझौता करके एक प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक केसीआर मोदी जी से ये प्रॉमिस किए हैं कि आप हमें विधानसभा चुनाव में मदद करें, और मोदी जी से केसीआर प्रॉमिस किया है कि हम आपको लोकसभा चुनाव में फेवर करेंगे। बस मेरे भ्रष्टाचार पे आप चुप रहें। ये कैसे हो सकता है? ये तो जो भ्रष्टाचार हो रही है ये आम लोगों की पैसा है, आम लोगों के जनजीवन को त्रस्त कर रहा है। और यही वजह है कि आज जो मुस्लिम आबादी है वो न तो बीआरएस के पास जा रही है, न ओबीसी के पास जा रही है। ये सारे जितनी भी कुल मिला के तेलंगाना में माना जाता है कि 12.5 से 13% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जो कुल मिला के 45 लाख के करीब है, और 119 सीटों में 45 सीटों पे मुस्लिम आबादी डोमिनेंस रखती है। मतलब 45 सीटों पे यदि मुस्लिम आबादी चाह ले जिस कैंडिडेट को, उसको वो जिता सकती है। और कुल मिला के ये हैदराबाद के इर्द गिर्द वाला इलाका है। ज्यादातर 90-92% जो मुस्लिम आबादी है वहीं हैदराबाद के आसपास कंसंट्रेटेड है। तो इस वजह से आज मुस्लिम आबादी न तो असदुद्दीन अवैसी के पास जा रहा है, न केसीआर के पास जा रहा है, और बीजेपी के पास तो वैसे भी मुस्लिम आबादी नहीं जाती है। तो ये सारा जो 13% पहले केसीआर के पास था, असदुद्दीन अवैसी के पास जाता था, आज कांग्रेस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, जो रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने एज अ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे फेस किया है, इससे एक और बड़ा संदेश गया है कि कम्मा और रेड्डी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिसकी आबादी ठीक ठाक है तेलंगाना में, ये कम्मा और रेड्डी कम्युनिटी का जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ये सारे जो कम्मा और रेड्डी कम्युनिटी के लोग हैं आज कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस पूरे जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसमें एक बड़ा सेंध लगाया है कांग्रेस ने। क्योंकि रेवंत रेड्डी आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पे जो तेलंगाना में पेश किया जा रहा है, वो इतना ही, वो तो अपने पार्टी के अंदर जितनी भी असंतुलन था या जितने भी आवाज थी, जितने भी भटकाव था, उन सब को खत्म करके पूरे पार्टी को एकजुट करके आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को इस हैसियत में खड़ा कर दिया है कि वो सरकार बनाने की हैसियत में है, वो सरकार बनाने के दौर में सबसे आगे है। एक और जो बेहद महत्वपूर्ण चीज है रेवंत रेड्डी के बारे में, कहा जाता है कि वो पार्टी के अंदर लोगों के साथ अच्छा तालमेल तो बिठाए ही हुए हैं, साथ ही साथ पार्टी के बाहर भी उनका संबंध अच्छा है। इसका मतलब हुआ कि यदि हंग असेंबली बनती है, जिसका मुझे नहीं लगता है कि उम्मीद है, लेकिन यदि हंग असेंबली बनती है, मतलब हंग असेंबली का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितनी बहुमत चाहिए उतनी बहुमत नहीं मिलती है, तो रेवंत रेड्डी इतनी हैसियत रखते हैं कि वो अपने किसी भी विपक्षी का वोट ले सकते हैं, वो किसी भी विधायक को अपने पाले में ला सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक और जो बेहद महत्वपूर्ण काम किया है पिछले 1.5-2 सालों में, कि लोकल जो लीडरशिप है, जो स्टेट लीडरशिप है, उसको उभारने का अच्छा प्रयास किया है। चाहे वो राजस्थान में आप देख लें, अशोक गहलोत को उभारा था, मध्य प्रदेश में देख लें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को उभारा था, या उसको डेवलप ग्रो करने के लिए पूरी आजादी दी थी। छत्तीसगढ़ में देख लें भूपेश बघेल को अपना व्यक्तित्व चमकाने में, अपनी पर्सनैलिटी को आगे लाने में उनको पूरी आजादी दी गई। उसी तरह तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को पूरी आजादी दी गई कि आप प्रदेश का कमान संभालें और इस प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाएं। और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एक तरफ तो स्टेट लीडरशिप को खत्म कर दी है,
सभी राज्यों में, पूरे भारत में कहीं भी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि बीजेपी के पास एक मजबूत स्टेट लीडरशिप है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, उनको भी नीचे से जमीन हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भी उम्मीदें की जा रही है कि कुछ वक्त के बाद उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और बाकी जितने भी स्टेट में उनके स्टेट लीडरशिप है उसकी क्या हस्र हुई है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तेलंगाना का, वो दिल्ली के जो नेता थे उनको वहां पे जाके बिठाया है। उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है वहां पे, मतलब कोई का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए रेवंत रेड्डी के तुलना में आज के डेट में उतना नहीं है। और मोदी जी से एक और बवंडर हो गया कि मोदी जी अपने सभा में ऐसा कह बैठे कि ये केसीआर दिल्ली गया था मुझसे मिलने और हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि केसीआर और मोदी जी के बीच सांठगांठ है, कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होती हुई नजर आती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि ये मोदी जी से बड़ी चूक थी और इसी वजह से राहुल गांधी ने जो कहा था उसकी पुष्टि होती है कि केसीआर और मोदी जी के बीच कहीं ना कहीं सांठगांठ है। अब प्रश्न उठता है कि यदि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है तेलंगाना में, कोई स्टॉक नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है, तो फिर बीजेपी वहां पे प्रचार प्रसार क्यों करती है? या फिर वहां मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए क्यों जाते हैं? अब दोस्तों, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण मुझे नजर आता है कि वो अब तेलंगाना चुनाव जीतने के लिए नहीं जाते हैं, वो तेलंगाना कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए जाते हैं। उन्हें ये पता है, उन्हें ये एहसास है कि तेलंगाना में हम 3-4 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते हैं। और ऐसे जो सर्वे आ रहे हैं वो भी यही कह रहा है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सीटें जीत ले, वही काफी है। पर उन्हें इस बात का डर है कि तेलंगाना में यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ये एक मैसेज जाएगा कि दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उसमें कांग्रेस ही है, बीजेपी कहीं नहीं है। चाहे कर्नाटका हो, केरला हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना में चुनाव हो ही रहे हैं, महाराष्ट्र में भी स्थिति ठीक नहीं है। तो दक्षिण के किसी भी राज्यों में बीजेपी नहीं है, बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, पर कांग्रेस है। और दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी राज्यों से कांग्रेस की अच्छी पकड़ है और सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा सपोर्ट मिलने की भी पुष्ट खबरें आती हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वहां से अच्छी सीटें मिल सकती है। तो वो इसी कोशिश में है कि ये एक जो मैसेज जाएगा, ये एक जो बड़ा एजेंडा बन जाएगा, बड़ा टैगलाइन बन जाएगा कि तेलंगाना भी हार चुकी है बीजेपी और दक्षिण के किसी भी राज्यों में बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है। इसी वजह से मोदी जी, बीजेपी ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं एटलीस्ट बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह जाए और मेरे पास कमान आ जाए। जो अभी उम्मीद 3-4 सीटों की है वो बढ़ा करके, हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मेरी जो हम जो सीट जीतने जा रहे हैं वो 20 से 22 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम किंग मेकर की भूमिका में हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता है। वो इस कोशिश में है कि जो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस छूता हुआ नजर आ रहा है उसको कम करें। जहां बीआरएस की जो कैंडिडेट है वो जीत रहा है तो वहां बीजेपी का वोट ट्रांसफर उसको कर दें। जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है वहां बीआरएस को बोले कि आप अपना वोट ट्रांसफर करें। और उसी तरह ओवैसी जो है इन दोनों से मिले हुए हैं और सांठगांठ चल रही है। और जब थोड़ा भी आंकड़ा बहुमत से कम होता है कांग्रेस के पास तो ये तीनों मिलकर सरकार बना लेंगे। उसी कोशिश में मोदी जी लगे हुए हैं और कुल मिला के ये एक तरह से क्लियर है, अंडर करंट है। न तो हंग असेंबली बनेगी, न ही बीजेपी किंग मेकर बनने जा रहा है। पूरी उम्मीद है, कयास भी नहीं लगाई जा रही है कि पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस तेलंगाना में बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से अंडर करंट है वो, चाहे आप कहें भारत जोड़ो यात्रा का असर हो, आप कहें कर्नाटका में जो
कांग्रेस की सरकार बनी उसका असर हो, पूरे कर्नाटका का जो कैबिनेट है वो आज कुछ वक्त से तेलंगाना में कैंप किए हुआ है, प्रचार प्रसार कर रहा है और लोकल लीडरशिप के साथ मिल के काम कर रहा है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, रेवंत रेड्डी जैसा प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने बेहद महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जितने भी असंतुष्ट और नाराज लोग थे उन सबको साथ लेकर के अंदर कलह को खत्म करके एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और आज कांग्रेस को इस स्थिति में ले आए हैं कि कांग्रेस सरकार बनाता हुआ नजर आता है। पर बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है, न तो उसके पास स्टेट लीडरशिप है एक मजबूत, और न ही ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कलह नहीं है, उसके अंदर खाने में ही बहुत सारे अंदर कलह है जिससे वो आज के बीजेपी जूझ रही है। और ये तेलंगाना की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। केंद्रीय स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी कांग्रेस बीजेपी अंदर कलह से असंतुष्टों से जूझती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं, 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, उसके बाद फिर इस पर बात की जाएगी। आज बस इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।